क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इस चैप्टर के ऊपर पहले हमने एक वीडियो किया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3.2 जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। तो देखिए, साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही अच्छा एक जरिया है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन आखिर करता क्या है। देखिए, साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में पहले हमने देखा था, साउथ अफ्रीका के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो हाँ, हमने देखा था कि जो वाइट कम्युनिटी के जो लोग थे वो ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को ऑप्रेस करके रखते थे, दबा कर रखते थे, उनको उतने ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। लेकिन जब वो डेमोक्रेसी बनी, यानी साउथ अफ्रीका जब डेमोक्रेसी बनी, तो जो ऑपरेसर थे यानी कि जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे और जो ऑपरेस्ड थे यानी जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, तो वो दोनों एक साथ आए। उन्होंने एक डेमोक्रेसी का निर्माण करने का सोचा, एक डेमोक्रेसी का निर्माण करने की तैयारी की। और द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वी आर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स। और इस डेमोक्रेसी में वो एक साथ इक्वल पावर्स के साथ, इक्वल राइट्स के साथ रहने का प्लान कर रहे थे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। और उनके लिए ये आसान नहीं था कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करके, एक दूसरे के बातों को मानकर और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दे। और इसका रीज़न ये था कि उनके अपने अंदर कुछ एक तरीके से डर थे उनके मन में। दे हैड देयर फियर्स, उनके मन में कुछ डर थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे डर थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। द ब्लैक मेजोरिटी वाज टू कीन द इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो देखिए, वो जो लोग थे यानी जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे और जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, दोनों चाहते थे कि हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारी बात जो है, हम जो चाहते हैं उसको बचाया रखा जा सके, उसको दूसरे पार्टी के लोग, दूसरे पक्ष के लोग मान लें। और उसके साथ ही जो ब्लैक मेजोरिटी के लोग थे यानी ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजोरिटी रूल का, वो बनाया जाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और वो चाहते थे कि जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स है वो सभी लोगों को मिले। द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। और वहीं जो वाइट माइनॉरिटी के लोग थे यानी जो वाइट ग्रुप के लोग थे, रेशियल ग्रुप के, वो चाहते थे कि उनके जो प्रिविलेजेस हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वो उनके पास ही बनी रहे। तो इसके साथ ही इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से विश्वास का शुरुआत में अभाव था। वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि आखिर इन चीज़ों को कैसे किया जाए। आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज़। बहुत लंबे समय तक चले नेगोशिएशन के बाद दोनों पार्टी जो हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो गई। तो आपको शायद याद होगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि करीब 2 सालों तक डिस्कशन और डिबेट चले थे। उसमें ये भी एक पॉइंट था नेगोशिएशन का कि आखिर कौन कौन सी बातें अगले पार्टी की माने जाएंगी। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ। तो कॉम्प्रोमाइज़ में द वाइट एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। तो जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे वो इस बात के लिए राजी हो गए कि जो प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल है डेमोक्रेसी का, उसको लागू किया जाएगा और सभी लोगों के पास एक वोट होगा और उस वोट का वैल्यू 1 होगा। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और उसके साथ ही वो इस बात के लिए भी राजी हो गए कि जो पुअर हैं और जो वर्कर्स कम्युनिटी के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कुछ बेसिक राइट्स दिए जाएं। और उसके साथ ही जो ब्लैक्स थे वो इस बात के लिए राजी हो गए कि जो मेजोरिटी रूल होगा वो एक तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होगा। इसका मतलब कि जो मेजोरिटी ग्रुप के लोग हैं उनका एक तरीके से एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। वो इस बात के लिए राजी हो गए कि देखिए, जो वाइट माइनॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में थे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसको नहीं छीना जाएगा। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों ने एक दूसरे की बातों को माना और कुछ अपने विचारों के साथ, अपनी बातों के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वाज नॉट इजी। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था ये एक तरीके से आसान नहीं था। हाउ वाज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। तो अब यहाँ बात आती है कि आखिर ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इस कॉम्प्रोमाइज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ये तो हो गई कि चलिए दोनों ने बातों को मान लिया एक दूसरे के, और लेकिन
बात है कि ये दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट कैसे करें। अगर ट्रस्ट कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि ये जो ट्रस्ट है इसे फ्यूचर में तोड़ा नहीं जाएगा। तो देखिए यही जो चीज़ है ट्रस्ट, इसी चीज़ के लिए हमें एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज़ टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। तो देखिए एक सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि ट्रस्ट बनाया जा सकता है और ट्रस्ट बनाकर रखा जा सकता है। तो उसका तरीका यह है कि हम जो गेम है या फिर कुछ काम है उसके रूल्स को हम राइट डाउन करके रख दें और ऐसा डिक्लेयर कर दें कि जो भी गेम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, या फिर हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन देश में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो इन सारे रूल्स को फॉलो करेगा। तो आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का एक सेट ऑफ रूल है। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the right of the citizen. तो देखिए आखिर ये रूल्स करते क्या और ये रूल्स आखिर कर क्या सकते हैं। तो देखिए ये रूल जो है ये डिसाइड करते हैं कि आखिर जो फ्यूचर के जो रूलर्स होंगे उनका एक तरीके से सिलेक्शन कैसे होगा, वो रूलर्स कैसे बनेंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा, ये रूल्स द्वारा डिसाइड होता है। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। तो ये जो रूल्स हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं इनको क्या करने का अधिकार है और ये क्या नहीं कर सकते हैं। और ये जो रूल्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो सिटीजन है उनको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, कैसे राइट्स मिलेंगे। तो एक तरीके से कंट्री में जितनी भी बेसिक ज़रूरतें की चीज़ होती हैं एक कंट्री को चलाने के लिए, किसको क्या अधिकार है, किसको क्या अधिकार नहीं है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलर्स के बारे में या फिर आपके जो आपके सिटीजन हैं इनके बारे में, पूरे गवर्नमेंट के एक एक छोटे छोटे हिस्से के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से नहीं होना चाहिए। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। तो देखिए रूल्स तो ठीक है, रूल्स बना दिए गए, ये भी मान लिया गया कि कोई इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा या फिर इसको फॉलो करेगा सभी कोई। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये तभी अच्छी तरीके से फॉलो किया जा सकते हैं या फिर ये अच्छी तरीके से तभी वर्क करेंगे जब जो विनर है या फिर जो पावर में है वो इन रूल्स को आसानी से चेंज नहीं करने पाए। दिस इज़ वाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। तो यही साउथ अफ्रीका के लोगों ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से वो सम बेसिक रूल्स के लिए राजी हुए जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड किया गया है। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया कि देखिए ये जो रूल्स हैं यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा सेट ऑफ रूल्स ये सुप्रीम होंगे, वो आपके गवर्नमेंट से, आपके पावर में बैठे हुए लोग से भी ज़्यादा ऊपर पोजीशन पर होगा। तो इसके अलावा कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट है जो कि सत्ता में है, जो भी पावर में है, वो इन सेट ऑफ रूल्स को अवॉइड नहीं करने पाएगा। और अगर कोई सरकार चला भी रहा है तो उसे इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सरकार चलाना होगा। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो सेट ऑफ बेसिक रूल है इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। तो देखिए इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप सरकार में हैं, पावर में हैं, आप कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन है? आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको सरकार चलानी है, आपको कुछ करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है। आप ऐसे ही नहीं घूमते फिरते आप जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का बदलाव कर सकते हैं या फिर छेड़छाड़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही बनाया गया है। एवरी कंट्रीज हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर एक कंट्री में डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं। जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वहीं आप किसी और कंट्री को भी ले लें तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट ग्रुप्स के लोग आपको रहते हुए मिल जाएंगे। देयर रिलेशनशिप में नॉट बीन एज बैड एज बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स इन द साउथ अफ्रीका, बट ओवरऑल द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। तो देखिए जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डाइवर्स ग्रुप्स रहते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जैसे ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में हेटर्ड की भावना थी साउथ अफ्रीका में, वैसा ही हेटर्ड की भावना हो। जैसे कि आप एग्जांपल आप यूएसए का ले सकते हैं या फिर आप किसी और देश का ले सकते हैं, इंडिया का ही ले सकते हैं। तो इंडिया में ऐसा थोड़ी ना है कि जो
जैसा ब्लैक्स और वाइट्स में के बीच में हेटर्ड का भावना था, वैसा ही हेटर्ड का भावना इंडिया में कम्युनिटीज़ के बीच में है। नहीं, वैसा नहीं है। चाहे आप किसी और कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों के ओपिनियन और इंटरेस्ट के में डिफरेंसेस हैं। किसी का मानना है कि हम ऐसा करेंगे, किसी का मानना है हम वैसा करेंगे, किसी को पसंद है ये खाना, किसी को पसंद है वो खाना। तो इस तरीके के डिफरेंसेस लोगों में रहते हैं। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल्स। चाहे वो कोई भी कंट्री वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनके पास अपना बेसिक रूल्स है और उनके पास होना भी चाहिए। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट्स, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड बी क्लब इन योर ईयर कॉर्पोरेट। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरकारों के लिए ही ज़रूरी है कि उसके पास एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी आपके एसोसिएशंस होते हैं या फिर आपका कोई क्लब होता है या फिर किसी और तरीके का ग्रुप होता है, उसके पास भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और होना ही चाहिए। क्योंकि एक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही मददगार होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का बेसिक सेट ऑफ रूल होता है। सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी आप अगर देखेंगे, इंडिया में भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास अपना एक सेट ऑफ रूल है जिसे कि हम पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ रहने वाले सभी लोगों द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके का सबसे बड़ा लॉ होता है, सुप्रीम लॉ होता है, जो कि डिटरमाइन करता है कि जो लोग हैं उनके बीच में कैसा एक तरीके का रिलेशनशिप होगा किसी भी एक टेरिटरी में, जिन्हें कि लोगों की हम बात करें तो उन्हें हम सिटीजन्स कहते हैं, और सरकार और लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा। तो इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें करता है या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया जाता है। इसको हम देखते हैं। First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला काम करता है वो है ट्रस्ट पैदा करता है लोगों के बीच में, और एक तरीके से कोऑर्डिनेशन पैदा करता है ताकि जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं या फिर डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं या फिर डिफरेंट तरह के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रह सके बिना किसी परेशानी के साथ। सेकेंड, दूसरा चीज़, इट स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। और ये भी डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगा, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा और किसके पास क्या पावर होगा और कौन क्या डिसीजन ले सकता है। इसके बाद तीसरा, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन आर। तो देखिए, ये तीसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के पावर को एक तरीके से लिमिट करता है और हमें बताता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास क्या अधिकार हैं। और इसके बाद चौथा, इट एक्सप्रेसेस अबाउट एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। चौथा, ये एक तरीके से एस्पिरेशन बताता है कि लोगों का एक्सप्रेशन बताता है कि एक गुड सोसाइटी कैसे बनाया जाए और कैसे बनाने में वो योगदान कर सकते हैं। इसके बाद, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। तो देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ है जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ही होंगे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है लेकिन उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन जितने भी कंट्रीज़ आपके डेमोक्रेटिक हैं उन सभी के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो यूएसए में रहने वाले लोग थे वो जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ इंडिपेंडेंस का फाइट लड़ रहे थे, उसके बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रेंच के लोग थे उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से अप्रूव किया और उसे सुप्रीम लॉ के रूप में मान्यता दी। सिंस देन इट हैज़ बीन अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से वर्ल्ड के सारे डेमोक्रेसीज में ये एक तरीके का प्रचलन बन चुका है कि डेमोक्रेसी चलाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 3.3 जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और किस तरीके से वो बना। तो देखिए, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम